हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद संदीप। आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन उससे पहले एक्सरेज और रेडियो एक्टिविटी इन दोनों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की जो डिस्कवरी थी वो की थी विल्हेम रॉन्टसन ने। उसको हम बोलेंगे विल्हेम रॉन्टसन। 1895 के अंदर उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे कैथोड रे ट्यूब के अंदर, वो जब किसी मटेरियल पे स्ट्राइक करते हैं, उस पे टकराते हैं तो रेस प्रोड्यूस करते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो रेस प्रोड्यूस होंगी ये उस कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो उसके बिल्कुल एंड पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, उसको ग्लो कर देगी। उसको इसने नाम क्या दे दिया? एक्सरे। अब खास बात यह है कि जो आपने मटेरियल लेना है वो आपको लाइटर मटेरियल नहीं लेना, मेटल लेना, हैवी मेटल लेना जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो। हैवी मेटल लोगे, एटॉमिक नंबर हाई है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। नंबर ऑफ एटम्स एक गिवन एरिया के अंदर ज्यादा होंगे, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मास ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम ज्यादा एक गिवन वॉल्यूम के अंदर। तो काफी डेंस मटेरियल होना चाहिए। द मटेरियल यूज शुड बी डेंस मेटल। नेक्स्ट है एक्सरेज वर नॉट डिफ्लेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कैथोड रेज थी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट होती थी, क्योंकि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता था तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन ये डिफ्लेक्ट नहीं होती अगर इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो। एक्सरेज हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है? पेनिट्रेट करना, अगर मैं हिंदी में बोलूं, हिंदी में बताऊं तो किसी मेटल सरफेस को चीर के निकल जाना। और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए यही रीजन है कि आप एक्सरेज को ह्यूमन बॉडी के इंटीरियर जो पार्ट्स है, अपने अंदर के पार्ट्स है, उनको स्टडी करने के लिए एक्सरेज का यूज करते हैं। हाँ जी, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज फाउंड टू बी 150 to 0.1 एंगस्ट्रॉम। देखिए वेवलेंथ इसकी दे रखी है आपको। उसने जो ऑब्जर्व करी थी विल्हेम रॉन्टसन ने 150 एंगस्ट्रॉम से 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। पावर माइनस में है ना, तो इधर लग रहा होगा आपको कि ज्यादा से कम जा रहे हैं। नहीं, ये कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो ये था एक्सरेज के बारे में कुछ पॉइंट। इसकी डिस्कवरी करी विल्हेम रॉन्टसन ने 1895 में। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट नहीं होती, और ये क्या होती है? इनकी वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। इसीलिए इनको अपन इंटीरियर पार्ट्स किसी भी बॉडी के स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। और इनकी जो वेवलेंथ है वो होती है 150 to 0.1 एंगस्ट्रॉम। और जो मटेरियल यूज करना है, जिस मेटल के सरफेस पे आपको कैथोड रेज को और हाँ प्रोड्यूस कैसे होती है? जब कैथोड रेज किसी हैवी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तब प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी हेनरी बेक्वेरेल ने। हेनरी बेक्वेरेल ने। क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? जब कोई सर्टेन सब्सटेंसेस कंटिन्यूअसली रेज एमिट करे, रेज का एमिशन करे, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और उस सब्सटेंस को कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बेसिकली 3 टाइप्स की रेज क्या होती है? एमिट होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। कंटिन्यूअसली अपने आप एमिट होंगे, स्पॉन्टेनियसली। हाँ जी, नेचुरल प्रोसेस है ये। स्पॉन्टेनियस इसीलिए, स्पॉन्टेनियस मीन्स जो अपने आप हो रहा है। कितने टाइप के हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। जो अल्फा रेज है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं हाई एनर्जी के। इट कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स पे चार्ज कितना मिलने वाला है? 2 यूनिट्स। और मास कितना है उसका?
4 यूनिट्स, और जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहां अल्फा लिख के +2 इसका चार्ज और 4 इसका मास। तो देखिए अगर +2 यूनिट चार्ज हो, 4 यूनिट मास हो, तो इसका मतलब हम उसको हीलियम न्यूक्लियाई भी तो कह सकते हैं। हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस सिंगुलर वर्ड है, न्यूक्लियाई प्लूरल वर्ड है। मतलब एक के लिए यूज करना है तो न्यूक्लियस, ज्यादा के लिए यूज करना है न्यूक्लियाई। तो अल्फा पार्टिकल किसके साथ रिजेंबल कर सकता है, हीलियम न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चन एक बार आया आईआईटी के अंदर कि अल्फा पार्टिकल रिजेंबल किससे करता है। फर्स्ट ऑप्शन था हीलियम एटम, एटम पे चार्ज नहीं होता भाई, एटम तो न्यूट्रल है, लेकिन इस पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज। सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो होता किस पे है, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियाई पे होता है चार्ज, ना कि एटम पे। तो अल्फा पार्टिकल किसके साथ रिजेंबल करेगा, हीलियम न्यूक्लियाई। और इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, देखिए ये हैवी होता है, बीटा और गामा के कंपैरिजन में ये हैवी होता है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर और स्पीड दोनों ही कम होंगे। स्पीड अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो क्या होता है, 1/2 mv²। वेलोसिटी इसकी क्या होगी, कम होती है इसकी वेलोसिटी। तो देखिए क्योंकि मास और वेलोसिटी यहां मल्टीप्लाई में जरूर है, लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली। जो जितना ज्यादा हैवी होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। हाँ जी, तो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर और स्पीड क्या होती है, कम होती है। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। अब बात अगर करें हम बीटा की, बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर कितना चार्ज होगा और उनकी स्पीड कितनी होती है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बना लेते हैं, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड हैव नेग्लिजिबल मास। मास इनका हम नहीं लेके चलते, नेग्लिजिबल मास होता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बीटा -1 0, -1 इन पे चार्ज है, मास इसका 0 है, और उसको हम क्या देंगे, बीटा पार्टिकल्स। इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल इज, स्पीड कह लो एंड पेनिट्रेटिंग पावर भी कह लो, दोनों ही बीटा पार्टिकल की 100 टाइम्स होगी, 100 टाइम्स ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम ग्रेटर होगी, क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल है, मास बहुत कम है, तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बहुत दूर तक जाएंगे ये और ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएंगे मेटल की शीट्स को। तो ये था बीटा पार्टिकल। अब अगर हम बात करें गामा पार्टिकल्स की, इसके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है नो चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास, मास भी इसका नहीं लेके चलते, तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे 0 0 गामा लिख के। इसकी जो स्पीड होती है गामा पार्टिकल्स की वो 1000 टाइम ग्रेटर होती है अल्फा पार्टिकल से, और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, ये बहुत दूर तक जाते हैं, स्पीड भी ज्यादा है तो बहुत दूर तक जाएंगे। जब भी एटम बॉम्ब फटता है, परमाणु बम सुना होगा आपने, जब भी एटम बॉम्ब फटता है उससे 3 टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। उसके अंदर यूरेनियम हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है, नेपच्यूनियम हो सकता है, ये सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। यूरेनियम तक तो नेचुरल है, जो नेचर के अंदर मिलते हैं, उसके बाद मैन मेड है, इंसान ने लैब के अंदर तैयार करे हैं, लेकिन वो भी रेडियो एक्टिव है सारे के सारे। तो जब एटम बॉम्ब फटता है 3 टाइप के पार्टिकल्स उससे निकलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा पार्टिकल्स तो थोड़ी दूर तक जाएंगे, बीटा थोड़ा सा ज्यादा दूर जाएंगे, लेकिन गामा तो एक्चुअल में उसको पार्टिकल कहते ही नहीं है। जब जिसका मास ही नहीं है और चार्ज ही नहीं है तो उसको पार्टिकल कैसे बोलेंगे। तो ये रेज होती है, ये क्या होती है, गामा
रेज, गामा रेज होती हैं, और जिस साइड पे हवा की डायरेक्शन हुई, हवा चली, ये उसी के साथ चलते जाएंगे और चेन रिएक्शन करते जाएंगे और बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप देखो, रेडियो एक्टिविटी कैसे कैसे रेडियो एक्टिव जनरेट होती है, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, एक एनिमेशन मॉड्यूल के थ्रू। Let us acquaint ourselves with the term alpha particle. Its source, other particles emitted from the same source, and their few characteristics. We know that certain elements emit radiation on their own, and this phenomenon is called radioactivity. The elements are known as radioactive elements. The alpha rays are emitted by these radioactive elements along with beta and gamma rays. Rutherford found that alpha rays consist of high-energy particles carrying 2 units of positive charge and 4 units of atomic mass. Hence, these particles are dipositive helium nuclei. The beta rays are negatively charged particles similar to electrons. And the gamma rays are high-energy radiations like X-rays. Unlike alpha and beta rays, gamma rays do not contain particles and are neutral in nature. The alpha particles have the least penetrating power among the three. The penetrating power of beta particles is nearly 100 times, and the penetrating power of gamma rays is 1000 times more than that of the alpha particles. तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। मतलब इस मॉडल में हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चलने वाला है। अगर कोई कहे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है तो वो रदरफोर्ड लिख देगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा कि न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। वो सब इस मॉडल के अंदर पता चलेगा। तो ये जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये किया था रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स हैंस गीगर एंड अर्नस्ट मार्सडन ने 1911 के अंदर। उन्होंने क्या किया था, एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया था। अब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से क्या होगा, 3 टाइप की रेज निकलेंगी, अल्फा, बीटा एंड गामा, लेकिन हमें स्टीम किसकी चाहिए, ओनली अल्फा की। तो हम क्या करेंगे, साइड पे क्या लगा देते हैं, लेड प्लेट। ये क्या कर लेगी, बाकी जो बीटा गामा बचेगी उनको कैप्चर कर लेगी और आगे सिर्फ किसको जाने देगी, अल्फा पार्टिकल्स को। क्योंकि अभी आपने इस मॉड्यूल के अंदर देखा तीनों एक ही, तीनों ऐसा नहीं है कि साथ साथ बीम होती हैं, इस तरीके से होते हैं। ओके, अगर हम इसको अल्फा कहेंगे तो ये बीटा होगा, और जो डिफ्लेक्ट ही नहीं होता वो गामा होता है। तो लेड प्लेट क्या है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम को आगे जाने देगी, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसको आगे जाने देगी, और साइड में जो भी रेज जा रही है उनको कैप्चर कर लेती है। यहां पे हमने लगा रखी है ये गोल्ड फॉइल, एक बहुत ही पतली गोल्ड की फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, और इसकी जो थिकनेस है वो आपको लेके चलनी है, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल वो होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 10⁻⁻⁹ मीटर, इतनी होनी चाहिए थिकनेस। तो जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक और पीछे ये किससे सराउंड है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ, क्योंकि ये ग्लो करेगी ना, यहां ग्लो कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ रेज आके उसके ऊपर टकरा रही है, यहां ग्लो करेगी, यहां ग्लो करेगी। तो देखिए उन्होंने क्या, सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन, कि क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी थी, फिर हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे और एंड में हम मेन पॉइंट्स बता देंगे, फिर हम इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस बताएंगे। तो ऑब्जर्वेशन सुनते जाना, आप लिखते जाना साथ साथ। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या रहे, डिफ्लेक्ट टू अ वेरी स्मॉल एंगल, या ये कह सकते हो कि 99% अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए। अगर उनमें कोई डिफ्लेक्शन आई तो बहुत ही थोड़ी स्मॉल एंगल के साथ आई ये।
उसके बाद कोई थोड़े बहुत ए वेरी फ्यू बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्शन थी वो स्मॉल एंगल के साथ आई। फर्स्ट पॉइंट क्या था? 99% अल्फा पार्टिकल्स रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट हुए ही नहीं। सेकेंड, ए वेरी फ्यू ऑफ देम गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी स्मॉल एंगल, बहुत ही कम एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए, ये दिखा रखा है ये। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वन अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 20,000 में से एक डिफ्लेक्ट होता है थ्रू वेरी लार्ज एंगल, और वो एंगल कितना है? 180 डिग्री के साथ। 180 का मतलब जिस डायरेक्शन में गया उसी में वापस, यहां जा रहा है उसी में वापस। 20,000 में से कोई एक। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। सेकंड, a very few of them gets deflected through very small angle. Third, 1 in 20,000 alpha particles get deflected through very large angle, that is 180, and even came back to the direction in which a beam of alpha particle comes. जिन डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल की बीम आ रही थी उसी में वापस चला जाए। ये सिर्फ 20,000 में से कोई एक होगा। ये ऑब्जर्वेशन थी। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या था इससे? कंक्लूजन, अब वो कह रहे हैं कि 99% तो सीधे चलेगी। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होगा इन एटम, वो क्या रहने वाला है? खाली रहने वाला। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम remains empty. अब देखिए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, भले ही स्मॉल एंगल के साथ हुए हैं। अल्फा के ऊपर अभी हमने पढ़ा है +2 यूनिट चार्ज होता है और 4 यूनिट उसका मास होता है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट किससे होगा? दूर किससे जाएगा? पॉजिटिव चार्ज से। तो इसका मतलब एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, उसी से ही तो वो डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? देयर इज पॉजिटिव चार्ज जो क्या है? कंसंट्रेटेड, एक ही जगह पे है, फैला हुआ नहीं है। देयर इज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम के सेंटर पे प्रेजेंट है। थर्ड, थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो फैला हुआ है, वाटरमेलन से उसको कंपैरिजन किया, जो इलेक्ट्रॉन है वो बीज की तरह, सीड्स की तरह। तो इसका मतलब वहां मास भी फैला होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, सारा मास किसका? प्रोटॉन का। हालांकि न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है। वो हुई थी 1932 में, चैडविक ने करी थी। तो थर्ड पॉइंट जो बनना चाहिए कि जो देखिए 180 के एंगल से किसी अल्फा पार्टिकल को जिसका मास है उसको वापस धकेल देना, ये तो कोई हैवी चीज ही कर सकती है। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट में ये कंक्लूड किया गया कि मास फैला हुआ नहीं है, स्प्रेड ओवर द एटम नहीं है, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर इनटू अ स्मॉल रीजन। बहुत ही कम एरिया जिसने घेर रखा है उसको बोला गया न्यूक्लियस, कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको बोला गया न्यूक्लियस। तो ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। उसके बाद अब बारी आती इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं भाई? तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताया उन्होंने। और एक बात और है, चार्ज क्या होगा न्यूक्लियस के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स
revolve around nucleus in circular orbits। ये बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर पे, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो देखिए, ये अगर हम सेंटर की बात करें न्यूक्लियस की, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट्स के अंदर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे। मेन पॉइंट्स क्या क्या है, ये भी सारे हमें लिखने हैं मेन पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट्स क्या होंगे कि द होल मास ऑफ एटम, एटम का सारा मास कहां पे है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और उस सेंटर के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और उसका जो साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, वो बोला गया 10⁻⁻15 मीटर, और साइज ऑफ एटम जो बोला गया वो था 10⁻⁻10 मीटर। बड़ा ही है भाई, माइनस में पावर, एटम बड़ा है, न्यूक्लियस छोटा है। 10⁻⁻15, 10⁻⁻10 मीटर, ये बोला गया। उसके बाद ये बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे सोलर सिस्टम के अंदर प्लेनेटरी मोशन होता है, मतलब सेंटर पे क्या हो, सन मान ले, और जो प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करे। तो रदरफोर्ड ने कंपैरिजन किसके साथ किया था, सोलर सिस्टम के साथ कंपैरिजन कर दिया था। और उसके बाद ये बोला गया कि देखिए, अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोई ना कोई फोर्स तो होगी ना जो उनको होल्ड करके रखेगी सर्कुलर मोशन के लिए। तो वो फोर्स कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो रदरफोर्ड ने हमें बताए। अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट्स लिखेंगे। होल मास ऑफ, सबसे पहले तो ये कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम रिमेन्स एम्प्टी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, होल मास, होल कौन सा, WHOL, मतलब सारा का सारा मास, whole mass of atom is concentrated into a small region present at center of atom called nucleus. Third, nucleus have positive charge, आप positive charge लिख सकते हो। Fourth point, electrons are revolving around the nucleus into certain circular orbits. The force of attraction between proton and electron is electrostatic force of attraction। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो किसने डिस्कवर करी थी, कूलम्स ने, कूलम्स आप पढ़ोगे +2 के अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, आप क्या कह सकते हो कि इस मॉडल को किसके साथ रिजेंबल किया गया है, प्लेनेटरी मोशन, सोलर सिस्टम के साथ, जिसमें सन न्यूक्लियस का काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन किसकी तरह रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके रदरफोर्ड मॉडल के। अब क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब सबसे पहले तो हमने कंपैरिजन, रदरफोर्ड ने किसके साथ कंपैरिजन किया, सोलर सिस्टम के साथ। उसमें डिससिमिलैरिटीज क्या है, मतलब हम क्यों कंपैरिजन उसका नहीं कर सकते, डिससिमिलैरिटीज बिटवीन Rutherford model and solar system। फर्स्ट डिससिमिलैरिटी तो यही है कि सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व हो रहे हैं तो उनको बैलेंस करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। सोलर सिस्टम के अंदर अगर हम किसी फोर्स की बात करते हैं बड़े लेवल पे, तो वो बात होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। और अगर हम रदरफोर्ड मॉडल के अंदर बात करते हैं तो वो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। सेकेंडली, न्यूक्लियस, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बहुत ही छोटी चीजें हैं,
लेकिन प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स एंड सन क्या है, वेरी लार्ज, बहुत ही बड़े हैं, लेकिन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स, ये क्या है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल। थर्ड, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, ओवरऑल एटम तो चलो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन सन, प्लैनेट वो सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल। ये क्या है, वेरी लार्ज भी है और न्यूट्रल भी है, लेकिन एटम को छोड़ दे तो ये चार्ज है। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है, ड्रॉबैक आया इसके साथ, इसको इसके साथ कंपैरिजन करने, मतलब हम इसके साथ इसको कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिल गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी हमारी कि हम रदरफोर्ड मॉडल को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इन कुछ टू या थ्री ये जो लिमिटेशंस बनी है इसकी वजह से। अब देखते हैं हम ओवरऑल लिमिटेशंस क्या है रदरफोर्ड मॉडल की। देखिए रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, चार्ज है, और हमारी जो क्लासिकल थ्योरी कहती है या उसके अंदर क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो क्या कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है या मूव करता है, रिवॉल्व करे किसी एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, उसके पास इन्फ्लुएंस किसका है, इसके पॉजिटिव चार्ज का। जब इसके चारों ओर रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये एनर्जी लॉस करेगा किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। और जब कोई एनर्जी रिलीज करता है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो वो धीरे धीरे किसके पास आता जाएगा, प्रोटॉन के पास, इसके पास। तो इसका मतलब ये सर्कुलर ऑर्बिट तो फॉलो ही नहीं करेगा। ये किस टाइप का मोशन फॉलो करेगा, अगर ये यहां पे पड़ा है तो ये धीरे धीरे करके किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, प्रोटॉन की तरफ, और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा जैसे ही ये इसके पास जाता है। ओके, तो हेलिकल पाथ इसने फॉलो करा है, हेलिकल पाथ। लेकिन ये कह रहा था रदरफोर्ड मॉडल के सर्कुलर पाथ, क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लॉस करेगा तो न्यूक्लियस की तरफ आएगा। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट वाले की एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्बिट वाले की एनर्जी कम है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी एनर्जी ज्यादा, स्टेबल कम। आप इसको इजीली बाहर से निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, इसको इजीली निकाल नहीं सकते। थर्ड चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। एक और लिमिटेशन आ सकती है सोलर सिस्टम के साथ जब कंपैरिजन किया था कि एक ऑर्बिट के अंदर जरूरी नहीं है एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो हो सकते हैं, फर्स्ट में दो होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, एक हो रहेगा। फर्स्ट के अंदर 2 होते हैं। लेकिन जब आप सोलर सिस्टम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, सन के अराउंड जब प्लेनेट है तो हर एक प्लेनेट का एक फिक्स ऑर्बिट है। अर्थ के ऑर्बिट में और कोई प्लेनेट नहीं आएगा कभी, मार्स के ऑर्बिट में कोई और प्लेनेट नहीं रहेगा। तो ये होती है लिमिटेशन सोलर सिस्टम में साथ। थर्ड लिमिटेशन और लिमिटेशन, ओके। अब इसको भी आप एक मॉड्यूल के थ्रू समझो, ठीक है। In this experiment, a stream of high-energy alpha particles from a radioactive source was bombarded on a very thin gold foil. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particles struck the zinc sulfide screen, a tiny flash of light was produced at that point. If Thomson's model is correct, then all the alpha particles
should pass through the gold foil almost undeflected. This is because the entire mass and positive charge is uniformly spread throughout an atom. However, the observations were quite contrary to these expectations. The following are the unexpected observations made in this experiment. Most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. A small fraction of the alpha particles were deflected by small angles. A few alpha particles were deflected by large angles. A very little amount of alpha particles, 1 in 20,000, were bounced back to the source, that is nearly by 180 degrees. Based on these observations, Rutherford concluded that as most of the alpha particles passed undeflected, most of the space inside the atom is empty. Only a small number of deflected particles suggested that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom, as Thomson had presumed. Rather, it is concentrated at the center in a very small volume. The alpha particles that are deflected by larger angles and by 180 degrees indicated that the atom has a dense, positive charge with entire mass concentrated at the center. As the alpha particles approach much nearer to the massive positively charged center, they get deflected by larger angles, and as they directly hit the massive positively charged center, they get deflected nearly by 180 degrees. It is due to the increase in enormous repulsive forces from the massive positively charged center. Rutherford named the positively charged center present in an atom as nucleus. Calculations by Rutherford showed that the volume of the nucleus is negligible as compared to the total volume of the atom. For an atom of radius 10 to the power minus 10 meter, the radius of the nucleus is about 10 to the power minus 15 meter. That means, if a cricket ball represents a nucleus, the radius of the atom would be about 5 kilometers. Based on the observations and conclusions of the gold foil experiment, Rutherford proposed a new atomic model called Rutherford's nuclear model of atom immediately after the discovery of protons. According to the Rutherford's nuclear model of atom consists of a tiny, dense, positively charged center called nucleus. Entire positive charge and most of the atomic mass of an atom is concentrated in the nucleus. Electrons are found outside the nucleus. They revolve around the nucleus with high velocities in circular paths so as to counterbalance the electrostatic forces of attraction between the protons and electrons. Electrostatic forces of attraction hold the electrons and the nucleus together in an atom. As electrons move in circular paths around the nucleus, just like planets revolve around the sun in the solar system, Rutherford's atomic model is also called Planetary Model. Thus, Rutherford's model could account for the presence of nucleus and electrons outside the nucleus. However, it failed to explain the stability of an atom. According to the Maxwell's theory of electromagnetic radiation, a charged particle in circular motion emits energy continuously. Hence, an electron revolving round the nucleus also loses energy. As a consequence of this, the electron follows the spiral path towards the nucleus, and this ultimately results in collapse of an atom.